तो गाइस हमारे आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल चलाने में लगा हुआ है और अपने आप को काफी ज्यादा सेटिस्फाई पाता है और कहने लगता है कि मैंने जो लास्ट चैप्टर है उसे आखिरकार फिनिश कर ही लिया। और रीड करते हुए कहने लगता है कि मैंने 2 दिन का समय लगा लिया है, अब मुझे इसे अपडेट कर देना चाहिए जल्द से जल्द। एक यही मोटिवेशन है जो इंसानों को इतना ज्यादा समय तक चला कर रखती है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो वूजी है वो इसके बारे में क्या सोचती है। तभी अचानक से वो अपने सामने वूजी को पाता है जो कि उसे घूरने में लगी हुई है और उसके पसीने छूट जाते हैं। और तभी उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है, तो यहाँ पर तुमने बिल्कुल आवाज भी नहीं की। तभी वूजी उससे कहने लगती है कि तुम थोड़ा साइड हट सकते हो। ये बात जानने के बाद वो सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है यहाँ पर सिर्फ मेरे टॉवल्स और मेरी टूथब्रश है, तुम यहाँ पर क्या करोगी। तभी वूजी उससे पूछने लगती है कि जो टूथब्रश है वो क्या होता है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सी लग रही होती है। तभी हमारा एमसी उसे बताने लगता है कि इस चीज को टूथब्रश कहते हैं, जिससे हम अपने मुंह को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, जैसे कि तुम नमक से अपने दांतों को साफ करते हो। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहने लगती है अब मुझसे ये मत कहना, कहीं ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि तुमने कभी इसे इस्तेमाल ही ना किया आज तक। ये बात सुनने के बाद वूजी भड़क पड़ती है, उसकी कॉलर पकड़ते उससे कहने लगती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी झूठी चीज मैं अपने मुंह में डालूं, और उसको जोर से फेंक देती है बाहर की तरफ और कहने लगता है चल पहली पूछा तो मैं निकल। और हमारा एमसी दूर जाकर गिरता है और उसके लग जाती है और उससे कहने लगता है मैंने तो बस तुमसे यह कहा था कि ये चीजें मेरी है जो मैंने इस्तेमाल की थी, मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीद लूंगा, तो आखिरकार तुम इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। तभी वूजी उसकी तरफ देखती है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वापस से अंदर चली जाती है। तभी वो नोटिस करने लगता है हमारा एमसी की ये इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल कैसे हो सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बाथरूम को यूज करना चाहती थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या ये एक असेंशन मास्टर नहीं है, तो आखिरकार इसे ये सब चीजें करने की जरूरत है, इमॉर्टल तो बाथरूम जाते ही नहीं है ना। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचते कहने लगता है कि हाँ मुझे याद आया, अभी इसकी जो करंट बॉडी है वो सिर्फ क्यू ट्रेनिंग कल्टीवेशन लेवल पर है और कल इसने मेरे साथ कुछ नूडल्स भी खाए थे, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो हो सकती है कि शायद अब समझ गए होगे ना क्या है। और वो उसको घूरते घूरते को सोचने लगता है और जाते वक्त मन में सोचते हुए कहने लगता है कि खैर ये सब भूल जाओ, अब मुझे बाहर जाकर इसके लिए कुछ सप्लाई खरीदनी पड़ेगी जो कि ये चीजें इस्तेमाल कर सके। ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है कि मेरी स्टोरी की जो हीरोइन है वो बाहर आ गई है रियल लाइफ में, लेकिन जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम से मुझे खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जो डेली की नेसेसिटीज है, मतलब डेली यूज करने वाली चीजें हैं वो। आखिरकार ये रियल लाइफ है, कोई स्टोरी वगैरह तो है नहीं। और वह चला जाता है। उसके जाने के बाद वूजी बाहर आती है और वो उसको अपने सामने नहीं पाती, तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और सोचने लगती है और कहने लगती है कि ये बंदा अभी यहाँ पर नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये मुझसे गुस्सा हो गया और यहाँ से चला गया है। और तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो घर पर लौट कर आता है, तो वो वूजी को उदास पाता है। उदास पाने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता इस समय पर ये कि एक बहुत बड़े सेक्ट की पेट्रिच है, यानी कि लीडर, वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट की। और तभी वूजी उसे नोटिस कर लेती है और वो घबराते उससे कहने लगती है कि मैं तो बस आराम कर रही थी और कुछ नहीं, मतलब बात को टालने की कोशिश करने लगती है। और जब उसने गुस्सा किया तो उससे माफी मांगने की कोशिश तो करती है लेकिन बोल नहीं पाती, ईगो बीच में आ जाता है ना। लेकिन हमारा जो एमसी है वो जो सामान खरीद कर लाया होता है वो उसे दे देता है और कहने लगता है कि ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हुआ हूँ और जो कुछ टॉयलेट पेपर्स को तुम इस्तेमाल कर सकती हो, और ये जो कप है मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है और तुम्हारा नाम भी इस पर लिखवा दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें बातें करनी चाहिए। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो मुझसे कहने में लगा हुआ था कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी किस्मत तुम नहीं चाहती कोई और कंट्रोल करे, और इस बात को मैं समझ सकता हूँ और तुम्हारे इस डिसीजन को मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ और इस बात के लिए मैं पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए तैयार हूँ जब तक तुम इस दुनिया को अच्छी तरीके से नहीं समझ जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूँ, वो भी फ्री में। और जबकि तुम मेरी इस दुनिया में रियल वर्ल्ड में रहने लगी हो तो तुम्हें इस दुनिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे किसी गॉड या क्रिएटर की तरह मेरी रेस्पेक्ट करो, लेकिन अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इक्वली ट्रीट करो। ये बात सुनने के बाद वो मन में सोचते कहने लगते कि मुझे ये लॉजिक समझ में आ गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी इच्छा अनुसार मुझे कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है। और वो इस वक्त काफी ज्यादा उदास होती है और उससे कहने लगती कि मैं भविष्य में इस बात का ख्याल रखूंगी। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा और जानना होगा ताकि तुम इस तरह की गलतियां आगे चलकर ना करो, और तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम इस दुनिया की आदत डाल लो, क्योंकि ये तुम्हारा वर्ल्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड तुम्हारे वर्ल्ड से टोटली डिफरेंट है। और मैं चाहता हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके इसको अडेप्ट करना चालू कर दो। तभी भी पूछने लगती है लेकिन कैसे। और तभी हमारा एमसी उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ की जो कल्चर है, जो कपड़े पहनने का तरीका है, तुम्हें वह सीखना होगा। तुम्हारे जो क्लॉथ्स हैं, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो इस दुनिया में इस तरीके से नहीं पहने जाते, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर तुम इन कपड़ों को ज्यादा समय तक पहन के रखोगी तो। और अगर तुम इस दुनिया में ज्यादा समय तक रहना चाहती हो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड के कपड़ों को पहनना चालू कर दो। और वो कुछ एग्जांपल्स देने लगता है और गूगल पर सर्च करने लगती है। जब उसने देखा था कि इस तरीके
से यहाँ की लड़कियां कपड़े पहनती हैं। और जब वो मोबाइल में ये सब सारी डिटेल्स गूगल पर देखती है तो उसके फ्यूज उड़ जाते हैं पूरे, और शर्माती है, उससे कहने लगती है कि इस तरीके के कपड़े पहनते हैं तुम्हारे यहाँ तक कि हमारी जो चुड़ैले है वो भी इस तरीके के कपड़े ना पहने। और तभी होश में आते उससे कहने लगती है मन में सोचते हुए कि आखिरकार ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि ये मेरी वर्ल्ड तो है नहीं, शायद यहाँ का नॉर्मल कल्चर है और ये इस तरह के नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल बात है इस तरह के कपड़े पहनना यहाँ पर। लेकिन फिर कुछ भी हो जाए मुझे इस पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और तभी वो मोबाइल दिखा देती लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझे मेरे कपड़े खरीदवाने के लिए शॉप पर ले चलो और मैं बाद में तुम्हें पैसे इसके लौटा दूंगी, यहाँ तक कि रहने का खर्चा और खाने का खर्चा जो भी होने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मुझे पैसे कैसे लौटाने वाली हो। तभी वो कुछ कहने ही वाली होती है तो भी हमारा एमसी उसकी बातों को टोक देता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम अपनी स्पिरिचुअल रिंग का इस्तेमाल कर सामान बाहर निकाल कर मुझे दे दोगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में ना सोचो। अगर उस जैसी चीजें ना लोगों को नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया तो उसके बाद तो मैं तुम्हें बचाने लायक भी नहीं बचूंगा। और हाँ, मुझे एक और बात याद आई, अभी तुम्हारी करंट की स्टेट में जहाँ पर तुम्हारी जो सोल है वो तुम्हारी बॉडी से अलग हो रखी है, तो मुझे ही लगता है कि तुम उन चीजों को यहाँ पर लेकर आने में कामयाब रहोगी। और इसका मतलब ये हुआ कि जो कपड़े और तो जो स्वॉर्ड तुम इस्तेमाल करने में लगी हुई हो वो बस एक इल्यूजनरी में धोखा है। तभी वो फिर से कुछ कहने वाली होती है तभी हमारा एमसी उसे बीच में रोक देता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम अमीर लोगों को लूट कर उसका पैसा इस्तेमाल कर यहाँ पर रह सको तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस दुनिया में ये सब इल्लीगल है। तभी वो फिर से कुछ कहने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो फिर से टोक देता है और उससे कहने लगता है अगर तुम चाहती हो, मुझे पता है तुम ये सोच रही होगी कि तुम गलियों गलियों में सड़क पे आर्ट दिखाना चालू कर दो कि किस तरीके से फाइट किया जाता है, तो वो भी तुम्हारे लिए बेटर आइडिया नहीं है। और मुझे ही लगता है कि जिस क्यूवूजी को मैंने राइट किया है कि उसके पास इतना ज्यादा प्राइड है कि वो अपने प्राइड को छोड़कर इस तरीके की हरकतें करेगी। आखिरकार उस जैसी लड़की किसी को अपने शो कैसे दिखा सकती है। और तभी वो नाराज होकर वापस से बैठ जाती है और मन में सोचते कहने लगती है कि मेरे दुनिया का जो क्रिएटर है क्या वो दिमाग पढ़ना भी जानता है। और तभी हमारा एमसी उसे सलाह देते हुए उससे कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी तरह तुम एक राइटर भी बन सकती हो और कहानियां लिख सकती हो, और बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो अकाउंट खोलना है उसका तुम मेरा आईडी का इस्तेमाल कर सकती हो। बस बात यह है कि तुम्हारी जो भी इनकम होगी वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जाया करेगी, और मुझे नहीं पता कि ये बात तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। ये बात सुनने के बाद वो टोटली कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि ये आईडी कार्ड क्या होता है, कि ये किसी तरीके का लाइफ कार्ड है या फिर कोई रोड मैप। ये बात सुनने के बाद एमसी से समझाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुमने ये बात सही कही, जैसे कि तुम्हारे सेक्ट में अगर तुम्हारे पास परमिशन ना हो या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड ना हो तुम्हारे सेक्ट में उसे अंदर नहीं जाने देते, उसी तरीके से हमारे वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जो कि तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है। तुम्हारे सेक्टर में अगर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर एरे का इस्तेमाल कर जाना हो किसी और ज्यादा जगह पर तो उस कार्ड का इस्तेमाल करते हो ना वैसे ही। और एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं कि उन कार्डों का इस्तेमाल तुम डेली टास्क, जैसे तुम्हारे सेक्टर में डेली टास्क मिशन वगैरह होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए उन कार्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। और अगर तुम उनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो उनका अंजाम तो तुम्हें भी पता होगा कि क्या होगा। और वैसा ही हमारी इस रियल वर्ल्ड में भी है। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहती है तो मुझे ही लगता है कि तुम्हें तब कोई प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जब तुम अकेले जाओगी तब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होगी अगर किसी ने तुम्हारे आईडी कार्ड मांग लिया तो। ये बात सुनने के बाद जो वूजी होती है वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं पैसे का इस्तेमाल कर किसी और की आइडेंटिटी नहीं ले सकती क्या। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी देर सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है क्या तुम अपने सेक्ट के लाइफ कार्ड के साथ ऐसा कर सकती हो। तभी वूजी उसकी बात से एग्री हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे ये बात सिखा दोगे किस तरीके से बुक्स राइट की जाती है, लिखी जाती है, कहानियां स्टोरीज बनाई जाती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मेरा पैसा है वो तुम्हारे अकाउंट में जाए या ना जाए। आखिरकार मेरा जो ओरिजिनल मकसद है वो तो यही है ना कि मैं तुम्हारे जहाँ रह रही हूँ उसका खर्चा तुम्हारे पास वापस जाएगा लौटकर। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि अगर मैं सच में राइट करना बुक को लिखना चालू कर दूं तो तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा। तभी अचानक से हमारा एमसी भी सोचने लगता है और काफी ज्यादा उदास होते हुए उससे कहने लगता है खैर ये बात भी सही है, मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार कब तक मैं इसे झेल पाऊंगा और कब ऐसा समय आ जाए कि मुझे यहाँ पर अपना सामान पैक कर करके जाना पड़े और कब मुझे अपने पैसा कमाने के लिए फैक्ट्रीज में काम करना पड़ेगा। और मन में सोचते हुए कहने लगता है किस तरीके से भले ही मुझे पता है कि जो वूजी है वो वाकई में कल्टीवेशन में एक जीनियस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो स्टोरीज बनाने में भी जीनियस हो, क्योंकि आखिरकार ये एक ऑर्थोडॉक्स बंदी जो है इसके कुछ रूल्स हैं और वो कुछ हुसूल्स है, ये झूठ नहीं बोल सकती और मुझे लगता है कि ये सुटेबल है स्टोरीज बनाने के लिए। जब तक मैं इसके कैरेक्टर की जो सेटिंग है वो ना बदल दूं तब तक तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर ऐसा मैं करता हूँ तो ये आइडिया बहुत ज्यादा वियर्ड है। और तभी वूजी वहां से उठती है और उससे कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पावर का इस्तेमाल कर मुझ में इस तरीके का कोई टैलेंट डालो। मैं क्यूवूजी दो वर्ल्ड के बीच में ट्रेवल करने में लगी हुई हूँ और मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि मेरे पास इस दूसरी दुनिया में रहने के लिए पैसे नहीं और पैसे कमाने की काबिलियत नहीं है। बस सीधी सी बात यह है कि मैंने अभी इसके बारे में अच्छी तरीके से सोचा नहीं है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है थोड़ा समय का और इंतजार करते हैं।
और अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी। ये बात सुनने के बाद वूजी उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो मेरी मदद करने के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम उस पैसे का इस्तेमाल कर अपना खर्चा भी चला सको? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये एक बात है, मैं इस बात से मना नहीं करने वाला कि मैं इतना ज्यादा अमीर नहीं हूँ और किसी और एक साथ एक बंदे को और सपोर्ट कर सकूं ज्यादा समय तक, लेकिन यहाँ पर 2 रीजंस और हैं। क्या तुम उन्हें सुनना चाहोगी? तभी वूजी उससे पूछने लगती है, हाँ बताओ। पहला रीजन ये है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हें यहाँ पर फ्री में नहीं रहने दूंगा जब तक तुम अपनी वर्ल्ड में नहीं चली जाती हो, सिर्फ तब तक। और अगर तुम सच में इस वर्ल्ड में रहना चाहती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपने दम पर रहो। यह है सेकंड रीजन। तभी जो हमारा एमसी है इसके दौरान लिक शब्द का इस्तेमाल करता है, जाके चाटना। ये तो यही समझेगी ना चाटने जैसा, तो वो सोचे लगती है मन में सोचते हुए, आखिरकार ये लिक शब्द का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, ये कहना क्या चाहता है? ये तो सुनने में भी काफी ज्यादा वियर्ड है, कहीं इसका कहने का मतलब रियली में तो चाटना नहीं है? और तभी वो तीसरी कंडीशन के बारे में पूछने लगती है और हमारा एमसी उसे बताने लगता है कि जो तीसरी कंडीशन है, और बताने लगता है उसको कि जो क्यूवूजी इंडिपेंडेंटली रह सकती है इस वर्ल्ड में वो क्यूवूजी ही है। और तभी वो उस बुक की स्टोरी से अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से मिटा सकती है और अपने आप को फ्री कर सकती है। मुझे पता है कि तुम ये सोचने में लगी हुई हो कि मैं तुम्हारी यहाँ पर तारीफ करने में लगा हुआ हूँ या फिर कुछ और, लेकिन यह मेरी सच्ची फीलिंग है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम आजादी से अपनी जिंदगी को जियो। ये बात सुनने के बाद वो स्माइल करती है और स्माइल करते हुए मुस्कुराने तो लगती है और जाते ही उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे शॉपिंग कराने ले चलो, और अभी का जो पैसा तुम मेरे लिए खर्च करोगे उसे तुम लोन की तरह समझ सकते हो। और जैसी इतनी ज्यादा क्यूट स्माइल हमारा एमसी जब उसकी देखता है तो वो उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और वह भी मान जाता। और तभी वूजी मन में सोचते कहने लगते कि इस दुनिया में मैं आखिरकार इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं रह सकती, मुझे अभी कवर में क्यों रहना पड़ेगा, और आखिरकार मैं किसी के डिपेंडेंट पे क्यों रहूं, किसी के सपोर्ट पे, और किसी और का खाना क्यों खाऊं और किसी और के घर पर क्यों रहूं। और मेरे जो कहानी का मेरा जो क्रिएटर है, मेरा जो भगवान है, वो खुद चाहता है कि मैं उसकी स्टोरी से फ्री हो जाऊं और चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंटली यहाँ पर रहूं और मुझे उसके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना होगा। क्या इतना करना भी मेरे लिए हार्ड है? चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कर रहूंगी। और तभी वो लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते और बाकी जब शॉपिंग करने जाती है वो जी, तो बाकी की जो लड़कियां होती है वो उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं, जिसको देखकर वो घबराने लगती है और मन में सोचती है, कहने लगती है आखिरकार यहाँ के जो बाकी के जो लोग हैं वो मुझे ब्यूटी कहकर क्यों बुलाने में लगे हुए हैं, क्या ये यहाँ पर नॉर्मल बात है? दूसरी तरफ जो हमारा एमसी होता है वो मन में सोचते कहने लगता है, ये शख्सियत देखने के बाद ये तुम्हारे इस वर्ल्ड में अच्छे तरीके से घुल मिलने का सिर्फ यही एक तरीका है और ये तुम्हारा पहला स्टेप है, तो तुम्हें यहाँ पर टिकना होगा। तभी जो वूजी होती है वो उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, और मन में सोचते कहने लगते हैं कि इस दुनिया में इतने ज्यादा फैब्रिक और इतने ज्यादा कपड़े कैसे हैं और क्यों। और तभी वहाँ पर जितने भी कष्ट जो होती है ना लेडीज वर्कर, वो कई प्रकार के और डिफरेंट टाइप के कपड़े उसे दिखाना चालू कर देते हैं, और भाई इतने ज्यादा कपड़े होते हैं कि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से पहने। और हमारा एमसी इस सिचुएशन के मजे ले रहा होता है और उससे क्या लगता है जैसा कि हमने एक प्रोफेशनल से उम्मीद की थी, सारे के सारे कपड़े हमारी वूजी पर पूरी तरीके से शूट करते हैं। और तभी वूजी एक ड्रेस चुनती है और कहने लगती है कि मैं इसे पहनूंगी, और तभी वो चेंज करने के लिए चली जाती है। और तभी जो वर्कर होती है वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है। जब वो ब्लश करती है, जब वो ब्लश करने में लगी हुई थी जब इसने ड्रेस को पिकअप किया था। ये बात सुनने के बाद वो पूछने लगता है, सच में गर्लफ्रेंड? तभी दूसरी लड़की उससे कहने लगती है, तुम दोनों वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे मैच हो। तब ये बात सुन लेती है वूजी और मन में सोचते कहने लगती है कि आखिरकार इस तरह के कपड़े पहनने के लिए जब तुम सुनते हो तो उसमें ब्लशिंग करने जैसी बड़ी बात क्या है, और आखिरकार इस गर्लफ्रेंड शब्द का मतलब क्या है, और इसका मतलब पता लगाना पड़ेगा मुझे। और आखिरकार अगर इसके साथ एक फीमेल फ्रेंड है तो इस शब्द का मतलब क्या है कि तुम दोनों काफी ज्यादा अच्छे मैच हो। और तभी वो अपनी ड्रेस को चेंज करना चालू कर देती है, और जब वो चेंज कर तो उसके जो कपड़े होते हैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए होते हैं, जिसके कारण वो गायब हो जाते हैं और बिना किसी परेशानी के वो चेंज कर लेती है। जब वे बाहर आती है तो सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, खासकर हमारा एम्स। और जब उसे इस तरीके से देखता है तो हमारी जब वूजी बाहर निकल रही होती है तो उसने जिस तरह का ड्रेस पहना हुआ होता है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा बवाल लग रहा होता है। और बाहर आकर पूछती है कि ये कपड़े कैसे हैं, और बाहर की जो लड़कियां होती है देखने के बाद कहने लगती है कि तुम पर ये ड्रेस वाकई में बहुत ज्यादा सूट करने में लगी हुई है, ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और तभी एक वर्कर उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है, वैसे एक बात बताओ ब्यूटी, तुमने कपड़े तो पहन लिए लेकिन तुम्हारे जो अंदर के कपड़े हैं वो ओल्ड फैशन तरीके से क्यों पहन रखे हैं, क्या तुम्हारे पास अंदर पहनने के लिए कुछ भी नहीं है? और जब वो उस शब्द का सुनती है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके कहने का मतलब क्या है। और वो जो कस्टमर होती है वो वूजी से पूछने लगती है कि ये पहनने से तुम्हें काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा। तभी वूजी ये बात सुनने के बाद मन में सोचते कहने लगती है कि इस तरह के कपड़े अगर मैंने जिसकी ये बात करने में लगी हुई है अगर हमारे वर्ल्ड में से पहन ली तो ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात होगी और सब लोग इसके बारे में कानाफूसी करने लगेंगे। लेकिन इस दुनिया में इस तरीके की चीजें पहनना मुझे लगता है कि नॉर्मल है। अगर मैंने यहाँ पर अजीब तरीके से व्यवहार करने लगी और मना कर दिया तो ये लोग मुझे अजीब समझेंगे। और इस तरीके से ब्लश करते हुए जब वो वर्कर देखती है तो पूछने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट हो, और कहने लगती है तुम्हारा साइज क्या है, आई मीन कप का साइज क्या है। ये बात सुनने के बाद वूजी मन में सोचते कहने लगती है कि आखिरकार ये कप का साइज क्यों पूछने में लगी हुई है, ये ना वाला कप
समझ रही हो जिससे हम दूध पीते हैं? सालों हरामी, वो चाय पीने वाला तुम्हारा रियल वर्ल्ड वाला। और क्या मन में सोचते क्या लगता है कि मेरे पास तो कोई कप वगैरह है ही नहीं। तभी यहाँ पर हमारे प्रोफेशनल MC भैया आते हैं और उसके साइज और कप के बारे में सब कुछ बता देते हैं। मैं नहीं बताने वाला, पता कर लेना खुद। और जब उसकी ये बात सुनते हैं तो जो वर्कर होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं और उससे क्या लगता है कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो वाकई में तुम्हारे बारे में अच्छी तरीके से जानता है, हर एक डिटेल। और मन में सोचते हैं हमारा MC कहने लगता है कि मुझे एग्जैक्टली इसकी डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जब मैं इसके क्रिएटर को इसके कैरेक्टर को क्रिएट करने में लगा हुआ था उस वक्त मैंने लुएशन सॉन्ग से उस कैरेक्टर की कॉपी की थी, आइडियाज लिए थे। तो मुझे लगता है कि इसका जो साइज है वो उसी के बराबर होना चाहिए। और तभी वो वर्कर वहाँ पर कुछ और कपड़े ले आती है और उसे पहना देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो वूजी जब अपने आप को मिरर में देखती है तो कहने लगती है कि मेरे जो पैर है वो कुछ ज्यादा ही एक्सपोज हो रखे हैं। अभी मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर जो अलग लड़कियां हैं, जो बाकी लड़कियां हैं, वो कुछ पहनकर रखी हुई हैं अपने पैरों में। क्या मेरे लिए ये बेटर हुआ कि अगर मैं भी इनका इस्तेमाल करूँ? तो ये बात सुनने के बाद वो भी एग्री हो जाता है हमारा MC। और इसी तरीके से समय गुजर जाता है और उन सभी कपड़ों को पहनने के बाद वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और कह रही होती है कि इस वर्ल्ड के जो लोग हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है और इस तरह के कपड़े पहनने लगते हैं। क्या होगा अगर लोगों ने मुझे इस तरीके से देख लिया? तो मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। दूसरी तरफ हमारा MC बिल्कुल अपनी आंखें सेकने में लगा हुआ होता है और क्या लगता है कि वाकई में आज बाहर आना, पैसा वसूल पूरा। भले ही मुझे इतना पैसा खर्च करने के बाद पूरे के पूरे महीने भर सिर्फ नूडल्स से गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन पूरा पैसा वसूल हो गया। तभी वूजी उसे नोटिस कर लेती है और उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे अच्छी निगाहों से देखने में लगे हुए हो। जिस तरीके से तुम मुझे देखने में लगे हुए हो मुझे वियर्ड महसूस होने में लगा हुआ है। तभी हमारा MC उससे पूछने लगता है कि आखिरकार इसमें अजीब क्या है? क्या तुमने बाहर के लोगों को नहीं देखा कि वो किस तरीके से तुम्हें देखने में लगे थे, घूरने में लगे हुए थे? सीधी सीधी बात यह है कि वो तुम्हारे इतने ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थे। तुमने उनकी आंखों में देखा था, सारे के सारे जो लोग थे वो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा जेलस थे। तभी वूजी उसको उसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगती है, तुम्हें देखकर तो मुझे लगता है कि तुम मुझे निकलना चाहती। अब समझ जाओ ना क्या कहना चाहती है। और तभी वो कहने लगती है उससे कि मुझे मानना तो पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा देखने में अजीब तो है लेकिन काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरी जो फेरी ड्रेस है उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं वो भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस तरीके के मटेरियल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और तभी पूछने लगती है कि आखिरकार गर्लफ्रेंड शब्द का मतलब क्या होता है? ये बात सुनने के बाद MC मन में सोचते कहने लगता है, शिट, आखिरकार इस शब्द का मतलब ये शब्द इसने कहाँ से सुन लिया? लगता है उस सेल्स वुमेन जो बेचने वाली वर्कर थी उसके मुझे सुन लिया होगा। अगर इसने इस शब्द का मतलब पता लगा लिया है तो ये क्या मुझे मार देगी? और वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। तभी जो वूजी है वो थोड़े शक की निगाहों से उसे देखने लगती है और तभी हमारा MC उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है कि इस शब्द का मतलब बिल्कुल डाउ कंपेनियन जैसा है, बिल्कुल डाउ कंपेनियन। तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिरकार डाउ कंपेनियन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल किसी कपल की तरह। यहाँ पर मैन और वुमेन एक साथ रहते हैं। जैसा कि तुम देख सकती हो कि जो दो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, जैसे कि हम दोनों अभी रहने में लगे हुए हैं, वो भी सेम माइंडसेट के साथ और फ्रेंड से ज्यादा क्लोजर होते हैं और बहुत ज्यादा डीप रिलेशनशिप होती है उनकी। और तभी वो जो वूजी होती है वो और भी ज्यादा शक की निगाहों से देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि जो गुड मैच वो कहने में लगी होती है उसका क्या मतलब हुआ? डाउ कंपनी इनका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर एक साथ रह सकते हैं, लेकिन आखिरकार वो भी वहाँ पीछे वापस अच्छी तरीके से बैठ जाती है गुस्सा होते हुए और मन में सोचते कहने लगती है कि जो एक्सप्लेनेशन करने में लगा हुआ है ये पूरी तरीके से बकवास है। सीधे शब्दों में कहो तो गर्लफ्रेंड का मतलब सीधा यह है कि वो एक लवर है उसकी। इसके पास बात करने का वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंट है, ये स्टोरीज बनाने में लगा हुआ था और कुछ नहीं, और मैं इसके साथ और ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना चाहती। और उससे पूछने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपना पहला कदम बढ़ा लिया है इस वर्ल्ड में अच्छी तरीके से मिलने का। और इस बात को लेकर MC भी एग्री होता है और मन में सोचते कहने लगता है, खैर अभी के लिए जब भी तुम इस दरवाजे से बाहर जाओगी तो तुम्हें कोई मंकी की तरह नहीं देखेगा या फिर अजीब इंसान की तरह नहीं देखेगा। और वो जी उससे पूछने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो सेकंड स्टेप के बारे में क्या अब मुझे एक आइडेंटिटी हासिल करनी है मेरे लिए? तभी MC उससे कहने लगता है, खैर ये बात तो थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है, मुझे अपने फ्रेंड से पूछना पड़ेगा इसके बारे में। और उस समय के दौरान तुम यहाँ पर कुछ TV और ड्रामास देख सकती हो और यहाँ के कल्चर के बारे में सीख सकती हो, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा डायरेक्ट होगा समझने में। और तभी कुछ प्रोग्राम्स देखने लगती है और उस सिटी का नाम जब सुनती है कि ये आखिरकार शंघाई क्या है, क्या ये कोई सिटी वगैरह है, और तो वो कई सारी ऐसी चीजें पूछती है जिसके बारे में से नहीं पता था, जैसे कि ट्रेन, सबवे, गेम वगैरह वगैरह, और सारी की सारी एप्लीकेशन को वो मतलब चीजों को बताने लगता है और किस तरीके से गेम खेला जा सकता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गेम्स डाउनलोड कर दूंगा, तुम बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और तभी पूछने लगती है कि आखिरकार हस्बैंड एंड वाइफ का मतलब क्या होता है। वो बताने लगता है इसका मतलब है कपल। और वो फिर से पूछती है कि आखिरकार अगर ऐसी बात है तो वो एक साथ क्यों नहीं रहते या फिर एक साथ क्यों नहीं सोते। यहाँ पर जो फीमेल है ड्रामा में वो मॉर्निंग वॉक के बाद वापस लौट कर आई है और मेल वहां पर सोने में लगा हुआ है। तभी वो एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर अलग अलग बेड पर सोते हैं तो यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज्यादा साइंटिफिकली इसे बेटर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि इसे मानते हैं। ये बात सुनने के बाद वूजी भी कहने लगती है कि ये तो बाकी बहुत ज्यादा अजीब बात है। और तभी वो एक फ्रूट देखती है जिसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार ये किस तरह का फ्रूट है। और तभी वो एक्सप्लेन करने लगता है कि ये स्ट्रॉबेरी और ये काफी ज्यादा टेस्टी भी है और वो जो केक है ना, मजा आ जाता है खाने के बाद। और कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाद में लेकर जाऊंगा और तुम्हें इसका स्वाद जरूर चखाऊंगा।
और तभी वो उसे घूरने लगती है, जिसको देखकर एमसी कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है क्या हुआ। तभी वो मन में सोचते कहने लगती है। तो इस चीज को देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये केक वाकई में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। जो सोया सॉस जो सोया मिल्क है वो जो डेली पीता है उसके मुकाबले में। मुझे पता है कि ये दुनिया है वो सेम वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट पीपल है वो रहने में लगे हुए हैं, वो भी डिफरेंट तरीके से। यहाँ के चीजों का जो सामान की जो क्वालिटी है वो पूरी तरीके से अलग है, और तो ड्रामास में कुछ अलग बताया जाता है और रियलिटी कुछ अलग है। क्या ये बात तो सही है? अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों इस तरीके की स्टोरी बनाता है, लिखेगा, क्योंकि ये वहां पर नहीं पहुंच सकता जो चीज हासिल करना चाहता है हमारे वर्ल्ड जैसा, इसलिए ये सिर्फ इमेजिनेशन कर सकता है उस चीज के बारे में। और जब वो अपनी ही इच्छाओं को फैंटेसाइज करता है तो वो सारी की सारी अपनी फैंटेसाइजेशन को उस स्टोरी में डाल देता है, ताकि इसके जो रीडर्स हैं वो उसको पढ़कर और एंजॉय कर सकें। ये स्टोरी है कि ऐसे बंदे की जिसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हाई नहीं था, पावरफुल नहीं था और बहुत ही ज्यादा कमजोर था, और अपनी हिम्मत के दम पर, एफर्ट के दम पर सब कुछ हासिल करना चाहता है। और जैसे जैसे वे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रास्ते में वो अपने मेहनत का फल पाते जाता है। और इसकी स्टोरी के अनुसार उस दुनिया का उस स्टोरी में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा टॉप वाला रिवॉर्ड हूँ, हाईएस्ट स्टेप हूँ। तभी इस तरीके से जब वूजी को साइलेंट पाता है तो पूछने लगता है कि तुम अचानक से शांत क्यों हो गई। तभी वूजी घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं धीरे धीरे करके तुमसे पूछने में लगी हुई हूँ, अगर मैंने तुमसे ज्यादा क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए तो मुझे भी याद नहीं लगा कि तुमने क्या कहा। तुम्हें देखकर लगता था कि तुम काफी ज्यादा बिजी रहे होगे। मुझे लगता है कि तुम्हारा जो अपडेट है वो चैप्टर का वो तुम्हें कर देना चाहिए जल्दी, है ना। ये बात सुनने के बाद उसे जल्दी से उसके कमरे में भेज देती है और कहने लगती है कि तुम्हें अपना काम जल्दी से खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भविष्य अभी बहुत बड़ा है। और जब जो हमारा एमसी इस बात को समझ नहीं पा रहा होता और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कब से बन गई, क्या जो मैंने शब्द उससे कहे थे वो इतने ज्यादा इफेक्टिव है इसमें। और वो स्माइल मारते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और जाने लगता है, और देखता है वो किस तरीके से जा रही है, और पीछे मुड़कर वो जिसे देखती है तो वो स्माइल मारने लगती है और बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि इसकी सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग रियल कपल्स बन गए हो और मैं सच में अपने होम पर हूँ, अपने घर पर हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तभी अचानक से उसकी एकदम से सरप्राइज हो जाता है किसी चीज को देखकर, जहाँ पर देखता है कि जो वूजी होती है वो अचानक से गायब होने लगती है। और वूजी जाते जाते उससे कहने लगते हैं कि लगता है कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई, अब समय आ चुका है कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस चली जाऊँ। आखिरकार मैं और ज्यादा समय तक यहाँ रहना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी सोल पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा, ताकि मैं ज्यादा समय तक जहाँ पर इस दुनिया में रियल वर्ल्ड में रुक सकूँ। आखिरकार मेरे लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शौक से भरा हुआ होता है, क्योंकि ये अकेला घर पे रहने वाला है। और वूजी जाते जाते उसे ये कहने लगते कि मैं भी इस बात का पता लगाना चाहती हूँ कि जो पॉइजन लॉर्ड है वो सच में मुझे घायल करने में कामयाब रहेगा तुम्हारे जैसी स्टोरी लिखी है उसके अनुसार, या फिर मैं तुम्हारी गॉड की इच्छा है ना, जो गॉड्स विल है, उसे बदलने में कामयाब रहूंगी या नहीं। और ये बात जानना हम दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही कहा ना। और इसी तरीके से वो गायब हो जाती है, और जब वह गायब होती है तो जो कपड़े उसने पहने हुए होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि वो एक आत्मा है, एक सोल है, तो वो उनका रियलिटी वाले कपड़ों को वहां पर नहीं ले जाना चाहती। और जैसे वो गायब होती है तो हमारा एमसी जरूरत से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है मेरा घर मेरा होम सब कुछ चला गया, ये यहाँ नहीं है। और जब वो उसको वहां से जाते हुए देखता है तो काफी उदास भी होता है, और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जब वह यहाँ से गई होगी तब उसने अपने ओरिजिनल कपड़ों में पहन लिए होंगे ओरिजिनल कपड़े, और उसकी हालत भाई बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो। और उसे कपड़े को समेटने लगता है और वापस से धो धा के सुखाने के लिए डाल देता है, और कुछ गंदा सोचने लगता है, और जाते हुए सोचने लगता है कि चलो भाई अपने काम पे लग जाओ, ये फालतू की चीजें ना सोचो तो ज्यादा बेटर रहेगा लाइफ में। और अपनी स्टोरी राइट करने लगता है, और राइट करने के बाद अपलोड कर देता है और काफी ज्यादा थक चुका होता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो वूजी है वो एक रियल कैरेक्टर है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई और कंट्रोल कर सके। आखिरकार इसके बारे में मैं लिखता हूँ तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट इस पर पड़ने वाला है, यहाँ तक कि जो की वूजी और चूतियान के बीच का जो कम्युनिकेशन है मैंने वो भी तोड़ दिया है। अब ये दोनों के दोनों सिर्फ एक सेक्ट मास्टर और एक स्टूडेंट है, जो कि वहाँ की स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ऐसा नहीं होता तो जो हमारा मेन कैरेक्टर हो स्टोरी का, उसके इस सेक्ट में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब जबकि वूजी है जो उसको इंस्ट्रक्ट करना चाहती है, सिखाना चाहती है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी इच्छा से उसे सिखा रही है या फिर मैंने ऐसा लिखा है इसलिए उसे सिखा रही है। अब जबकि इसे पता चल चुका है सच्चाई के बारे में, तो क्या वो आगे चलकर उसे अभी भी सिखाएगी? अगर उसे ये बात पता चलेगा कि मैं ऐसी स्टोरी को लिख चुका हूँ कि वो सिखाएगी, मजबूरी है उसकी, तो क्या वो फिर भी सिखाएगी या फिर मेरी इच्छा के खिलाफ जाने लगेगी? खैर ये जो चैप्टर है वो वाकई में बहुत कम इमोशनल वाला चैप्टर था जब से मैंने इस स्टोरी को स्टार्ट किया है, और अभी तो स्टोरी की स्टार्टिंग ही है, अभी से मैंने इस स्टोरी को इतना बोरिंग कर दिया है। तो क्या जो रीडर्स हैं वो पसंद करेंगे? चलो देखते हैं कि रीडर्स क्या कह रहे हैं। और जब उन्हें चेक करने लगता है तो जो कमेंट्स आ रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये स्टोरी आज की वो बहुत ज्यादा छोटी है, मैंने स्टार्ट किया और इसे खत्म हो गई। और वो टाइप करने लगता है कि मैं इसकी स्टोरी की जो आउटलाइन है मैं रिवाइज करूंगा 2 दिन में। और तभी कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बता रहे होते हैं लोग कि इसकी जो स्टोरी वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। और जब ये कमेंट पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वहाँ पर ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि इसकी स्टोरी की लाइन है वो पहले से ज्यादा बेटर होने के कारण इसे पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि
कि ये क्यूवीजी के जो कैरेक्टर है उसे खुद महसूस करने में लगा हुआ है। इसके जो डिटेल्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ऐड की गई हैं। जो इस स्टोरी का ऑथर है वो पहले इस सब चीजों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये किस रियल पर्सन को डिस्क्राइब करने में लगा हुआ है, उसके बारे में बताने में लगा हुआ है। और इस बात को लेकर काफी लोग एग्री भी होते हैं और इतनी ये तारीफ वो झेल नहीं पा रहा होता और मन में सोचते क्या लगता है कि ये मुझे गुस्सा दिला रहे हैं इतनी तारीफ कर चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। दूसरी तरफ क्यूवूजी को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपनी स्टोरी वर्ल्ड में आ जाती है और मन में सोचते कहने लगते हैं कि जो भी मैंने अभी महसूस किया था वो किसी सपने के बराबर लग रहा है। और वो अपने सेक्ट पर पहुंच जाती है। काउंसिल मेंबर होते हैं सारे काउंसिल चैम्बर पर। यहाँ पर सभी के सभी जो एल्डर्स होते हैं वो उसे बुलाते हैं, उससे कहने लगते हैं और बताने लगते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जो ग्रीन ड्रैगन है वो अपने स्किल्स को किस जगह पर उसने छुपा रखे हैं या फिर छोड़ने वाला है। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो जिंदगी में सिर्फ एक बार आने वाली अपॉर्चुनिटी है, हम इसे नहीं जाने दे सकते। तभी वो काफी खुश होती है, उसे तो पता ही है कि क्या होने वाला है और उससे कहने लगते हैं खैर ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले, हम इसका फायदा उठाएंगे और मुझे खुद वहां पर जाना होगा। और तो और जो गुफा है वो जहाँ पर हम जाने वाले हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी जगह है हमारे स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ स्टूडेंट को वहां पर ले जाना चाहिए। और तभी एल्डर्स की ये बात सुनते हुए उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ स्टूडेंट को चुन लेता हूँ। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो हमारे मैट्रिज के लिए स्माइल करना बहुत ज्यादा रेयर बात है, लेकिन इसकी स्माइल वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी जो वूजी होती है मन में सोचते हुए कह रही होती है और क्यूट सा बिल्कुल क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कह रही होती है कि इस जो हमारा क्रिएटर गॉड है, जो हमारा एमसी, उसने उस स्टोरी में लिखा है कि जो वूजी है वो लाइटली एग्री होगी इस बात को लेकर, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री भी नहीं हूँ। और वो बताने लगती है और कहने लगती है कि इस गुफा का जो क्लू है वो ब्रदर चूतियान ने पता लगाया है। इसकी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मुझे लगता है कि उसे भी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर ले जाना चाहिए और इसलिए मैं कुछ उसे एक्स्ट्रा पॉइंटर्स देने के लिए भी तैयार हूँ, तो जाओ और उसे बुलाकर लेकर आओ। ये बात सुनने के बाद वो एल्डर काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार हमारी मैट्रिज को इस बारे में कैसे पता चला कि उस गुफा को ढूंढने वाला, उस जगह को ढूंढने वाला ब्रदर चूतियान है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पैट्रिज की जो डिविनेशन एबिलिटी है उसकी जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जो हमारी पैट्रिज है उन्होंने कभी डिविनेशन के बारे में कभी सीखा ही नहीं है। ये तो वक्त के साथ बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल बनती जा रही है। और तभी वहाँ पर कोई अनाउंस करता है और कहने लगता है कि ब्रदर चूतियान आपको मैट्रिज बुलाने में लगी हुई है। और तभी वहाँ पर चूतियान को दिखाया जाता है और डायरेक्टली वो हमारी वूजी के पास पहुंच जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहने लगता है मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और वूजी उसे घूरने लगती है और चूतियान इतना ज्यादा प्रेशर जब देखता है तो वो महसूस करने लगता है और कहने लगता है कि जो पैट्रिज है वो इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट मुझ पर क्यों छोड़ने में लगी हुई है, क्या वो मुझ पर गुस्सा है? मुझे लगता है कि ये बस मेरी इमेजिनेशन है। आखिरकार जो मैट्रिज है वो मुझे क्यों मारना चाहेंगी? अगर वो सच में मुझे मारना चाहती तो अभी तक मैं मर चुका होता। तभी जो वूजी होती है वो अपने मन में सोचते कहने लगते कि जो हमारा क्रिएटर गॉड है यानी कि चूगे और जो चूतियान है वो देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसने खुद को अपने इस कैरेक्टर में डाल रखा है और अपने आप को प्रोटैगनिस्ट की तरह बताया है, शो किया है। और इस वक्त जो चूतियान है वो चूगे बचपन वाला रोल है, आई मीन बचपन जैसा दिख रहा है। और अभी देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि जिसका बेटा हो। देखकर तो ऐसा लगता है सच में कि इसने अपनी मदर से उसे सेपरेट कर दिया उसके बेटे को। और जब इस तरीके से वो हंस रही होती है, सोच रही होती है, तो जो चूतियान होता है मन में सोचते क्या लगता है कि हमारी मैट्रिज वाकई में इतनी ज्यादा मूडी है क्या, या फिर वो मेरे कैरेक्टर को टेस्ट करने में लगी हुई है। तभी जो वूजी होती है वो चूतियान से कहने लगती है कि तुमने जो क्लू लगाया है ग्रीन ड्रैगन की गुफा के बारे में पता लगाकर, तुमने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस बात के लिए और इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए रिवॉर्ड के बदले में? तभी चूतियान उससे मना करने लगता है। उससे क्या लगता है कि मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं इसके बदले में कोई रिवॉर्ड मांगू। आखिरकार मैं भी तो यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ और ये स्टूडेंट का फर्ज बनता है। और तभी जो वूजी होती है वो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें तीसरी लेयर पर जाने की परमिशन देती हूँ, यहाँ पर लाइब्रेरी में, यहाँ पर तुम्हें टेक्निक्स मिल जाएंगी और हाई लेवल की जो कल्टीवेशन तुम्हें हासिल कर सकते हो वहाँ पर तुम जाकर। ये बात सुनने के बाद बाकी के जो एल्डर्स होते हैं वो सरप्राइज होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि चूतियान के लेवल के हिसाब से जो वाकई में बहुत ज्यादा हाई लेवल का रिवॉर्ड है। अगर कोई स्टूडेंट सेकंड लेवल पर भी पहुंच जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो मैट्रिज है उन्होंने उसे तीसरे लेवल पर जाने की परमिशन दे दी है और वहाँ की जो टेक्निक है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। आखिरकार जो हमारी मैट्रिज है वो इतनी ज्यादा जनरस क्यों हो रही है, इतनी ज्यादा अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है चूतियान को लेकर? तभी वूजी मन में सोचते कहने लगती है कि कहीं ऐसा नहीं है, कहीं मुझे सच में पर्सनली इसे सिखाना ना पड़े। बस मैं तो वो ट्राई करने की कोशिश करने में लगी हुई हूँ और उसका बदला चुकाने वाली हूँ जो उसने राइट किया है मेरे खिलाफ। और तो और जो चूगे है उसने सिर्फ सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए लिखा है चूतियान के, और अगर मैं थर्ड फ्लोर जाने की इससे परमिशन दे देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि जो गॉड की इच्छा है उसे बदला जा सकता है या नहीं। हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा पिटीफुल है। हमें लगा था कि हम लोग यहाँ पर कड़ी मेहनत करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसे पता था कि यहाँ की जो रियलिटी है पूरी डिफरेंट है और किसी के द्वारा लिखी गई बस एक कहानी। और उससे पूछ लगती है कि तुम अभी तक कुछ खाया नहीं होगा और रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती और डाइनिंग हॉल में तुम्हें एक्स्ट्रा बीफ नूडल्स मिलेंगे। अब जल्दी से जाओ और प्रिपेयर करो, अपनी तैयारियां करो जाने के लिए। हम 7 दिनों के अंदर अंदर उस गुफा की तरफ निकलेंगे। सभी लोग ये बात सुनने के बाद एकदम से शौक से भर जाते हैं और वो जी वहां से जाने लगती है।
और 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि इस तरीके से वूजी जा रही है। और जब एल्डर उसे अपनी स्वॉर्ड पर इस तरीके से उड़ते हुए देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जो वूजी है वो अपने कपड़ों को अपने हाथों से पकड़ी हुई है और मन में सोचते कहने लगता है कि ये अपने कपड़ों को इस तरीके से क्यों पकड़ी हुई है जब वह स्वॉर्ड पर जा रही है। तभी दूसरी तरफ जो वूजी होती है वो मन में सोचते कह रही होती है कि जो चूगी ने राइट किया है यहाँ पर जो स्टोरी में उसमें लिखा हुआ है कि मेरे जो कपड़े हैं वो उड़ते वक्त वो काफी ज्यादा उड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और तभी जो वूजी होती है वो मन में सोचते कहने लगती है चूहे को देखने के बाद, आई मीन चूतियान को देखने के बाद, और बताने लगती है कि मैंने इसे थर्ड फ्लोर पर जाने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन ये 3rd फ्लोर पर इसे कोई भी टेक्निक इसके लायक मिली नहीं तो ये वापस 2nd फ्लोर पर आ गया। लगता है कि गॉड की इच्छा को कभी बदला नहीं जा सकता। और इसकी जो क्वालिटी है और वो चूतियान की जो फाउंडेशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है और सारी की सारी जो फाउंडेशन है वो चूहे की तरह लिखी गई है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे कि मेरे लुक्स, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा पावर और मेरी प्राइड, सब कुछ उसके द्वारा लिखा गया है। बस मैं इस बात को जानना चाहती हूँ कि आखिरकार उसके दिमाग में हमारे फ्यूचर के बारे में क्या है और इसी बारे में सोचने में लगी हुई है अभी भी। और अब जबकि चूगीदान को 3rd फ्लोर पर मैंने जाने की परमिशन दे दी थी लेकिन वो 2nd फ्लोर पर वापस लौट कर आ गया था, तो जो होना था उसे कोई टाल नहीं सकता, या फिर सच में गॉड्स की विल थी, आई मीन भगवान की इच्छा। तो आखिरकार जो आगे चलकर जो बैटल होने वाली है पॉइजनस लॉर्ड, आई मीन लॉर्ड सांपों के राजा की और मेरी, तो ये रीजनेबल बात होने वाली। ये चूतिया आगे उसे सच्चाई के बारे में कभी पता नहीं चला और वो कभी भी गॉड की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन मैंने तो इस बारे में पता लगा लिया है। मैं भी प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ कि आगे चलकर क्या होने वाला है। और वो फुल स्पीड में जाने लगती है और परमिशन देने लगती है कि तेज चलो, और कह रही होती है, मन में सोचते हो कि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना होगा, शायद मुझे वहाँ की जो डिफिकल्टीज है वो और अंडरस्टेबल हो जाए, मैं समझ सकूँ अच्छी तरीके से। तभी दूसरी तरफ जो हमारा एमसी है वो आईडी कार्ड के बारे में पता लगाने की कोशिश करने में लगा हुआ था कि किस तरीके से क्या क्या चाहिए पड़ती है आईडी कार्ड बनाने के लिए, और हम जैसे नॉर्मल लोगों को आईडी कार्ड के बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। और तभी वो चूगे अपने, आई मीन जो हमारा एमसी है वो अपने क्लासमेट को कांटेक्ट करता है जो कि एक गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल है, आई मीन गवर्नमेंट के लिए काम करता है, और वो बताने लगता है कि जब बात करें फेक आईडी, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जानकारी मुझे भी है। और जो सेंसस के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ वो 10 साल में एक बार होल्ड किया जाता है। यहाँ पर जो लोग अपने आप को छुपा कर रखे हुए हैं और अपने घर की रजिस्ट्री वगैरह करवाने के लिए जा रहे हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी कार्ड को बना सकते हैं, लेकिन इस बार तो अब ये सिचुएशन काफी ज्यादा हार्ड हो गई है, क्योंकि सभी को ये बात पता हुई है कि अभी यहाँ पर इतने लोग नहीं बचे हैं जो कि हिडन कंडीशन में रह रहे हो, और ये जो सिचुएशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्वेश्चन क्यों पूछने में लगी हुए हो? तभी वो बोलने लगता है कि मैं भाई एक राइटर हूँ तो मुझे इस सब डिटेल के बारे में पता लगाना था और कुछ नहीं, सोशल रिसर्च करने के लिए। तभी जो पुलिस वाला होता है उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, जब तुम बस एक आर्टिकल लिख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जो आता है तुम वो लिख सकते हो। और तभी वहाँ पर कुछ बजने लगता है और उसी दौरान जो पुलिस वाला होता है, जो वर्कर होता है, वो हमारे एमसी से कहने में लगा हुआ होता है कि हमारे क्लासमेट एक लाओ हंग था, वो अब 5th एनिवर्सरी रखने वाला है, 5th एनिवर्सरी पार्टी अनाउंस करने वाला है, क्या तुम वहाँ पर आना चाहोगे अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो? और इस तरीके से वहाँ पर कॉल कट जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वर्कर होता है वो दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने एक लड़की को पाता है, और गाइस हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं वही वू रुएयान है जो हमें पहले पार्ट में दिखी थी, उसकी डेट जिसके साथ हमारा एमसी डेट करने के लिए गया था। और तभी वो जाकर चीफ लिन को हेलो कहती है, और जो लिन होता है वो उससे इस बंदे का नाम लिन है तो बता दूं, और वो कहने लगता है जी प्रेसिडेंट को आखिरकार आप क्या चाहते हैं? और मन में सोचते हुए कहने लगता है लिन की ये जो लड़की है वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं इससे जरूर करता। इलू इलू, ये वाकई में मेरी बदकिस्मती वाली बात। तभी जो लड़की होती है वो उससे पूछने लगती है तुम वाकई में बहुत ज्यादा पोलाइट हो लिन, खैर यहाँ पर जो मटेरियल मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया था मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तभी लिन उससे कहने लगता है कि सच बताऊं, जो मटेरियल तुम हासिल करना चाहती है वो पाना वाकई बहुत ज्यादा कठिन है मेरे लिए, मुझे और ज्यादा समय चाहिए उसे हासिल करने के लिए। तभी लड़की उससे कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा समय लगेगा तो इसमें मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है। दूसरी तरफ हमारे एमसी की तरफ जाती है बात कहानी, और वो मन में सोचते कहने लगता है ये बात सुनने के बाद कि हमने जब से कॉलेज में ग्रेजुएट किया है तब से मुश्किल से ही हमने बात किया है, जहाँ तक कि हमने जो वीचैट ग्रुप बनाया था वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई इस पे बात ही नहीं करता। और बात करें इस लिन के साथ मेरी रिलेशनशिप के बारे में तो वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी है, हमने ज्यादातर कई सालों से एक दूसरे से बात तो नहीं की है, लेकिन मैंने सुना है कि उसने पब्लिक एग्जामिनेशन को पास कर लिया था। अगर ये क्यूजी के लिए नहीं होता आईडी कार्ड के लिए तो मैं उससे बात भी नहीं करता कभी। अब बात करें आईडी कार्ड की तो मुझे ही लगता कि मेरे पास कोई सीधा तरीका बचा हुआ है, और सिर्फ तभी जब तक कोई बड़े लीडर को नहीं जानता, सिर्फ वही ये सब चीजें प्रोवाइड करवा सकता है। और मैं ऐसा रिपोर्ट तो कर नहीं सकता कि जो वूजी है वो दूसरी डायमेंशन से आई है, और वो उस तरह से सोचे लगता है कि इस तरीके से वो किसी को पुलिस वाले को बता रहा होगा कि ये दूसरे डायमेंशन से आई है ट्रेवल कर और पावर का इस्तेमाल करने में लगी हुई है, तो कितना ज्यादा अजीब लगेगा। और अगर ये एक इमोर्टल होने के नाते अपनी पावर का दूसरे को शो ऑफ करने लगी तो सभी के सभी लोगों से पूरी की पूरी जो दुनिया है वो गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह से ट्रीट करेगी। और शायद जो क्यूजी है उसके पास इमोर्टलिटी की मेथड्स हैं और कई सारे लोग तो उसे सीखना चाहेंगे भी, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि जो बुक के अंदर इमोर्टलिटी टेक्निक डेवलप की गई है वो
हमारे इस रियल वर्ल्ड में वर्क करेंगी भी या नहीं। जरा एक सेकंड रुको, अगर मैं ट्राई करता हूँ तो कैसा रहेगा, क्या मैं इन्हें प्रैक्टिस कर सकता हूँ? और तभी वो कहने लगता है कि मेरे जो ख्याल है वो वाकई में बहुत ज्यादा इधर उधर जाने में लगे हुए हैं। अगर ऐसा वाकई में होता तो जो वूजी है वो वाकई में अपनी फ्रीडम को खो देती और उसे हाई सिक्योरिटी में रहना पड़ता। और अगर वो बाहर घूमना चाहती थी, जाना चाहेगी, तो वो कभी जा नहीं पाएगी सिक्योरिटी के कारण। और कई सारे रिसर्चर्स उस पर रिसर्च करना चाहेंगे और उसके साथ कॉपरेट भी करना पड़ेगा। और ये वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी उसके लिए। और मैं क्यों वूजी को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो अपने आप को इस तरीके की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं फंसाना चाहेगी। और बात करें सीधे सीधे, वो मेरे दिल के अंदर अभी भी वो मेरी कैरेक्टर है, जैसे बुक को मैंने खुद राइट किया है और सिर्फ मेरा ही हक बनता है उस लड़की पर। और शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है फ्यूचर में कि वो मेरी वाइफ के तौर पर रहे। भाई साहब, सपने आ गए वाइफू के। खैर, इतना कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पर मेरे साथ तो रह ही सकती है और वाइफ बन जाए फ्यूचर में, किसे क्या पता। और इसलिए मैं रिसर्च के तौर पर किसी और को नहीं देना चाहता मैं अपनी वाइफू को। और यहाँ पर कुछ भी चिंता करने जैसी बात है नहीं। आखिरकार जो वूजी है वो एक इमॉर्टल कल्टीवेटर और इसकी जो पहचान है वो दूसरी वर्ल्ड से रिलेट करती है। और उस लड़की पर मुझे दया आती है कि वो अगर इस वर्ल्ड में रहती भी और किसी वाइफ बन जाती है तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे पैदा कर भी पाएगी, क्योंकि वो एक इमॉर्टल है जो कि अंडरवर्ल्ड अब से बाहर और आना जाना बना रहता है उसका, और पूरी की पूरी दुनिया पर घूमती है और हर जगह राज करती है। तो आखिरकार उसे एक छोटी सी आइडेंटिटी के बारे में क्या चिंता। और तभी उसको भूख लग जाती है, मुझे भी। और वो राइट करने के लिए कहने लगता है कि मुझे राइट करना होगा अपनी स्टोरी के, वरना मुझे खाने के पैसे नहीं मिल पाएंगे और मैं गरीबी में वैसे जी रहा हूँ। बात तो सही है। और वो कहने लगता है राइट करते हुए, मन में सोचते हुए कि अगर ये जो वूजी है वो मेरी स्टोरी में इस तरीके से इंटरफेयर करती रही तो मैं स्टोरी क्या लिखने वाला हूँ, और अगर मैं उसके बारे में कुछ भी लिखता हूँ तो वो गुस्सा होकर मुझे पीटना चालू कर देगी। खैर, ये चीज भी मुझे काफी अच्छा महसूस कराती है और मैं उस लड़के की, उस वूजी की वाकई में रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये भी मेरे लिए भी काफी मजेदार बात है कि वो कई सारी नई नई चीजों को एक्सप्लोर करती है अपनी इच्छा अनुसार और पता लगाना चाहती है कि जब वो मतलब करना चाहती है कि जो भगवान की इच्छा है उसे भी बदलना चाहती है। आखिरकार मैं अकेले आखिरकार मैं कैसे इस हीरोइन को एंजॉय कर सकता हूँ? क्या मुझे ये पता नहीं लगाना चाहिए कि आखिरकार जो मेरी हीरोइन है वो बाहर कैसे आई बुक के? मुझे इसका रीजन तो पता लगाना ही होगा। और तभी जो स्टोरी लाइन होती है वो वापस से उसके अंदर, बुक के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो किस तरीके से उस केप पर जाएगी और किस तरीके से वो उस जगह पर पहुंच जाएगी यहाँ पर जो मटेरियल है ग्रीन ड्रैगन का वो हासिल कर सकती है। और जब वो उस पर हासिल करने लगेगी ग्रीन ड्रैगन का स्केल, और वो समझने लगती है कि जो पूरा का पूरा पूल है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और जो वूजी होती है वो उसको हासिल करने के लिए अपने टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है। और जब वो उस रिवेंज से अपने आप को उस स्केल को पकड़ेगी, तभी उसकी जो एनर्जी होती है वो ब्लास्ट होने लगती है और उसके बॉडी के अंदर का जो नेगेटिव ऑरा आ रहा था उसे बिना किसी परेशानी के डिस्पेल कर देती है। और इसी तरीके से उसकी पावर को जो स्केल है वो रोक नहीं पाया और वो स्केल उसकी तरफ बढ़ने लगा। और उसी तरह जब वो उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी, हासिल करने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से खून से रंगा हुआ हाथ आता है उसी पर अटैक करने के लिए और उसे स्टोरी को लिखने के बाद पोस्ट कर देता है। और जब वो उसे पोस्ट करने लगता है तो सभी के सभी लोग उसे बेवकूफ और गालियां देने लगते हैं गंदी गंदी। ये बात को सुनते हुए जो जब कमेंट्स को पढ़ता है तो वो हंसने लगता है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें सभी को इतनी ज्यादा आसानी सब कुछ कैसे बताने वाला हूँ, तुम्हें मुझे फॉलो करना ही होगा अगर तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो। आखिरकार जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो मेरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इस स्टोरी के लिए सस्पेंस तो बनता है ना। और जब वह हाथ उसकी तरफ बढ़ने में लगा हुआ होता है तभी वूजी उसे नोटिस कर लेती और समझ जाती। और खैर, ये बात तो पहले से उसे पता था और वो डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड से उसके हाथ में एक बहुत बड़ा छेद कर देती है। और छेद करने के बाद जिस बंदे के हाथ में उसने छेद किया था वो कहने लगता है कि जैसे कि हमने सेक्ट मास्टर वूजी से उम्मीद की थी, तुम्हारे दिल के अंदर जो डिवाइन स्पिरिट है उसका इस्तेमाल कर, जैसे कि ऑटोमन में तुम चांद को रिफ्लेक्ट करने में लगी हुई हो, तुम पर वाकई में सरप्राइजली अटैक नहीं किया जा सकता। तभी वूजी उससे कहने लगते कि जब तुम्हें पता चली चुका है इसके बारे में तो तुम अपने आप को शो क्यों नहीं करते, लॉर्ड ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। और तभी हमें उस पॉइजनस स्नेक को दिखाया जाता है, इस लॉर्ड को, जो कि कहते हैं देखने में बड़ा, और वो हंसने लगता है। तभी जो वूजी होती है उससे कहने लगती है कि अचानक से मुझे ऐसा कि फील होने में लगा हुआ है कि जो विलन का लेवल है वो वाकई में बहुत ज्यादा एवरेज है और विलन कोई ट्रू विलन तो है नहीं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि बस इसे विलन का नाम दे दिया है और कुछ नहीं। ये बात सुनने के बाद जो विलन होता है वो मन में सोचते कहने लगता है कि जो वूजी है जो आखिरकार क्या बड़बड़ाने में लगी है, क्या बड़बड़ा रही है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। और आखिरकार इसने मेरे अटैक का पता कैसे लगाया? आखिरकार हम दोनों के दोनों सेम रियलमी में हैं तो मैं इसकी पावर से कंपेयर क्यों नहीं कर सकता? और तभी वूजी उससे कहने लगती है कि तुम ऑलरेडी एक दिन पहले यहाँ पर आ चुके हो, लेकिन तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ने में नाकामयाब रहे, इसलिए यहाँ पर तुम इंतजार करने में लगे हुए थे। और जब मैंने इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की और तुमने मुझे उस वक्त नोटिस कर लिया, फिर मैंने इस फॉर्मेशन को तोड़ और तुमने मेरा चुपके से पीछा कोई किया ताकि तुम मुझ पर अटैक कर सको। जब ये सारी की सारी बातें वूजी उसे बताने लगती है तो ये बात जानने के बाद वो पॉइजनस स्नेक, लॉर्ड ऑफ पॉइजनस स्नेक काफी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार इसको ये सब कैसे पता? ऐसे बता रही है जैसे कि ये मुझे देखने में लगी हुई थी। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसे सच में ये बात पता होती कि मैं इसे तब इतने समय से फॉलो करने में लगा हुआ था तो उस समय पर उसने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया, बल्कि मेरा इंतजार करती रही जब तक मैंने उस पर अटैक नहीं कर दिया। आखिरकार ये क्या स्कैम करने में लगी हुई है? तभी लॉर्ड ऑफ पॉइजनस स्नेक उससे कहने लगता है कि जैसा कि सेक्ट मास्टर की वूजी ने कहा, पहले आओ और पहले पाओ।
वो रूल तो आपने सुना ही होगा और अपने हाथों से एक कीड़ा निकालने लगता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले आया था तो इस पर मेरा हक बनता है। और तभी उसका जो कीड़ा वो चुप कर जाने लगता है। तभी जो वूजी होती उससे कहने लगते कि अब जबकि तुम्हें पता ही है, मुझे ही पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर पहले आए, मैं इस बात को लेकर एग्री होती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन जब मैं अब तुम्हें यहाँ पर देखती हूँ अब इससे साबित होता है कि तुम्हारी जो जिंदगी है अब वो मेरे हाथों में। और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर दी थी। ये बात देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके अटैक को रोकने के लिए अपने वेपन्स का इस्तेमाल करने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है क्या क्यूवूजी की जो बॉडी है वो किसी और ने पजेस कर ली है क्या, इस तरीके की हरकतें क्यों करने में लगी हुई है। मैंने इसकी पर्सनैलिटी के बारे में पहले ऐसा कभी नहीं सुना। इस समय पर तो इसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, जिस तरीके से मैं करने में लगा हूँ इससे तो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। आखिरकार जो मेरे शब्द है वो मेरे खिलाफ कैसे चले गए। ये जो लड़की है, जो वूमन है, वो वाकई में बहुत ज्यादा अचानक से घूम रही है, वो सडन से मूव करने में लगी हुई है और यहाँ पर ऐसा चांस ही नहीं बनता कि मैं इसके अटैक को डॉज कर सकूं। यहाँ पर ओरिजिनली देखा जाए तो मेरे पास एक बैकअप प्लान था, लेकिन जो ब्लडी कैंटिपिडा मैंने छोड़ा था इसको कंट्रोल करने के लिए, स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन, उसे मुझे इस तरीके से कंट्रोल करना है और उसके बाद जब वूजी का स्वॉर्ड नेट खत्म हो जाएगा तब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उस कीड़े के साथ मैंने अपनी आधी कॉन्शियसनेस को भेज दिया है, जिससे कारण मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। लेकिन जो वूजी होती है वो चुटकी बजाती है और चुटकी बजाने के बाद वहाँ पर फायर पावर आ जाती है। इसको देखने के बाद वो लॉर्ड ऑफ पॉइजनस ने काफी ज्यादा घबराने लगता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जहाँ पर पता चलता है कि उसके खून निकलने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है कि जो क्यूवूजी है वो आखिरकार कब से इतनी ज्यादा रूथलेस बन चुकी है, इतनी ज्यादा भयानक बन चुकी है। मैंने तो ये सोचकर रखा हुआ था कि हमारी जो पावर लेवल है वो बराबर की होगी, हम लोग सेम रियलिटी पे जो हैं, और मैं यहाँ पर मैं अपनी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर आसानी से यहाँ पर जीत सकता था। और मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि हम लोग जब रियल बैटल करेंगे तो मैं तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ और क्यूवूजी की जो स्ट्रेंथ है वो मुझसे बहुत ज्यादा है। अब जबकि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे मैनिपुलेट करना ही होगा। मेरी जो स्पिरिट है मुझे यहाँ से अपनी स्पिरिट को निकाल कर ले जाना होगा और उसका जो कैंटिपिड होता है वो वहाँ से छुप के निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वूजी उसे देख लेती है और मन में सोचते कह रहा होता है कि बिना किसी परेशानी के मैंने उसे मैनिपुलेट कर दिया है, लेकिन वूजी अपनी चुटकी बजाकर उस कैंटिपिड को तबाह कर देती है। और जब ऐसा होता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आने लगता है और सारे के सारे पत्थरों को उसका सेट, उसका जो वेपन, पता नहीं अजीब तरीके कपड़े हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकती है, उससे बचा लेती है। जब वो लॉर्ड ऑफ पॉइजनस से देखता है तो काफी सरप्राइज होता है और वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। एक्सप्लोड करने के कारण हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं और वूजी जी देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और वो नीचे जाने लगती है और उस पानी में गिर जाती है। और जब वो उस पानी में गिर जाती है तो वो पॉइजन मतलब उसकी बॉडी में घुस जाता है और जो लॉर्ड ऑफ पॉइजनस की जो आत्मा होती है वो वहां से उसकी बॉडी से निकलकर चिल्लाते हुए जा रही होती है कि भले ही मेरी बॉडी तबाह हो गई लेकिन फ्यूचर में बदला लेने के लिए तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। और जब वूजी वहां पर नीचे जा रही होती है तो मन में सोचते हुए कहने लगती है क्या मेरी बॉडी सच में इस पॉइजन के साथ मर जाऊंगी, क्या गॉड की जो इच्छा है उसे बदला नहीं जा सकता सच में, जबकि मैं एक छोटा सा इवेंट को इस बुक में नहीं बदल पा रही हूँ। तो आखिरकार जो बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं उसे बदलने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अगर सच में अगर मैंने इसे बदल भी गया, मान के चलो अगर बदल भी गया, तो उसके द्वारा लिखी गई स्टोरी की सारी लाइन पूरी तरीके से बदल जाएंगी। तो ये हमारे वर्ल्ड के जो डिजास्टर से कम नहीं होगा किसी। मुझे ये बात पहले से पता थी कि ये लॉर्ड ऑफ पॉइजनस स्नेक है, उसने अपने कैंटिपिड को रिलीज कर दिया है, लेकिन मैंने इससे पहले ही निपटा था जानबूझकर। मैं बस ये जानना चाहती थी कि उस कैंटिपिड के साथ क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस लाइन को मैं जरूरी ही काटूं, कंपलसरी हो, मैं बस इसे ऑब्जर्व करना चाहती थी और मैं इसे अच्छी तरीके से देखना चाहती थी कि भले ही इसका जो फेलियर हो जाए तो लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को लेकर इतनी ज्यादा डिटरमाइंड क्यों थी, मैं बस ये जानना चाहती थी और इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, चिंतित थी। अगर मैंने ज्यादा बदलने की कोशिश की तो इससे जो चूके है, जो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है गॉड, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। रिजल्ट के तौर पर उसकी जो बुक की रेटिंग्स है वो कम हो जाएंगी और ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है कि उसकी हेल्थ खराब हो जाए और वो टपक जाए। मुझे नहीं पता, मुझे ये बात तो पता थी कि और इस बात को मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ बदलने की कोशिश की तो ये जो वर्ल्ड है वो ऐसा होने नहीं देगा, वो अपने आप को वापस से ठीक कर ही ले। मुझे नहीं पता कि मुझे इस बात को लेकर खुश होना चाहिए या उदास, लेकिन उस वर्ल्ड में जो चूगे है उसने जो गॉड है उसने ऑलरेडी लाइन लिख दी थी कि तुम्हें इस पॉइजन का जो एंटीडोट है उस लेक के अंदर मिल जाएगा और ये चीज है वो उसके लॉजिक के साथ लिखी गई थी, क्योंकि हाईली पॉइजनस एनवायरनमेंट में उसका एंटीडोट भी मौजूद होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। और इस एंटीडोट को पाने के लिए कोई आम बंदा तो आएगा नहीं इसके अंदर, लेकिन अगर तुम एक बार अपना मन बना लो इसे ढूंढने का तो तुम अपनी जान को बचा सकते हो। और वो उस एंटीडोट तक पहुंच जाती है और वो उस चूहे के बारे में सोचने लगती है उसको पाने के बाद और उसको खा जाती है और भाई कितनी क्यूट लगती है खाते वक्त। और तभी जो ध्यान होता है वो मैट्रिक्स को बुलाता है, मतलब एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आता है मैट्रिक्स का और वो अपने सामने उसको पाता है तो कहने लगता है क्या आप ठीक है, क्या आपको कहीं पर चोट लगी हुई है। उसको एनालाइज करने के बाद तभी जो वूजी होती है उससे कहने लगती है कि मुझे गलती से पॉइजन लग गया था और मैं उसे न्यूट्रलाइज करने में लगी हुई हूँ। और तभी जो चूतियान होता है उसको भी एक एंटीडोट मिला हुआ होता है, तभी वो कहने लगता है कि मेरे पास भी एक एंटीडोट है, लेकिन वूजी उसे मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि मुझे
ऑलरेडी उसका एंटीडोट मिल चुका है, तुम उस चीज को अपने पास रख सकते हो। आखिरकार बहुत ज्यादा प्रीसीज आइटम जो है तुम्हारे लिए ये। और तभी चूतियान मन में सोचता है, कहने लगता है कि जो हमारी मैट्रिक्स की जो डिवाइनेशन एबिलिटी है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मेरे कहने से पहले उन्होंने सब कुछ पता लगा लिया। भाई वूजी को सब कुछ पहले से पता है स्टोरी लाइन। और चूतियान वहां से जाने लगता है और उन दोनों के बीच की जो रेड लाइन थी जो कि इन दोनों को जोड़ती है वो इस इंसिडेंट के साथ ही अलग होती है। और मन में सोचते हुए कहने लगती है उस ट्रेजर को देखते हुए कि जो मिशन है वो चूतियान के लिए ही डिजाइन किया गया था और ग्रीन ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल कर इस केस को कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि वो मेरी एप्रिसिएशन को पा सके। लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और ये पूरी की पूरी जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ अकेली मेरी है। मुझे यहाँ पर जहर, मेरे बॉडी के अंदर जहर घुस गया था जब मैं इसे जहर को निकाल रही थी, तो इस पर मेरी बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ा। जो ग्रीन ड्रैगन का स्केल है वो सिर्फ मेरे 4 एलिमेंट फॉर्मेशन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि में रिफाइनिंग के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल है। और उसकी जो सोल पावर होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि अगली बार मैं जब रियल वर्ल्ड में जाऊंगी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कितने समय तक वहां पर रुक पाऊंगी। और तभी वहां पर कई सारे कमेंट्स आने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब बात है कि किस तरीके से वूजी ने वहां पर मशरूम जैसे दिखने वाली चीज को पाया और अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लिया। ये सारी की सारी कमेंट पढ़ने के बाद सब लोग गालियां दे रहे थे ना। कमेंट पढ़ने के बाद मन में सोचते कहने लगता है हमारा एमसी इसका जो आउटकम है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही आ रहा है। क्योंकि एक हारिम बुक में अगर इस तरीके से कहानी लिखी जाएगी कि इस तरीके से जो हमारी मेन हीरोइन है वो पॉइजनस हो जाए और वो अपने आप ही एंटीडोट हासिल कर ले और हमारा एमसी तो भाई कुछ कर ही ना पाए, तो सब लोग गालियां तो देंगे ही ना और पूरी की पूरी कहानी एकदम से बकवास हो जाती है। यहाँ तक कि सिर्फ रीडर्स ही नहीं, जबकि मैं भी इसे रीड करता हूँ तो मुझे भी गुस्सा आती है। और वूजी ने मुझसे कहा था कि और ज्यादा टच नहीं कर सकता मैं स्टोरी को और इसको। अब जबकि ये सच में नहीं चाहती है तो मैं भी इसके बारे में और नहीं लिखने वाला। आखिरकार चूतियान होता कौन है टच करने वाला, वो मेरी है। और मन में सोचते और कहने लगता है कि यहाँ पर मैं अपनी ही बुक को पढ़कर अपने ही प्रोटैगनिस्ट को लेकर जेलिस होने में लगा हुआ हूँ। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अजीब तरीके का ऑथर हूँ। खैर इस बात को लेकर मैं रिग्रेट भी नहीं करने वाला। वूजी की क्यूट सी ब्यूटीफुल स्माइल के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जांग क्यूई ने मुझसे एक बार कहा था कि यहाँ पर कोई ब्यूटीफुल हीरोइन हो या ना हो लेकिन तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे पास जरूर होगी। और मैंने तो वूजी को ही प्रोटैगनिस्ट बनाने के बारे में भी सोच लिया है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कोई फीमेल मांगा तो है नहीं, ये एक पर्सन है जो कि मैंने खुद इसे क्रिएट किया है इस कैरेक्टर को। इसका जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से अनसर्टेन है, कोई डिसाइडेड नहीं है। ये पूरा का पूरा बस एक गेम वाला है। और वह वहां से उठने लगता है। उठने के बाद वो कुछ नोटिस करता है और वो अपने सामने उठने के बाद वूजी को आंखों के सामने पाता है। तो ये सीन वाकई में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एक दूसरे को घूरने लगते हैं और जो वूजी होती है उसकी क्यूट स्माइल देखने के बाद सब पगला जाते हैं, हमारे व्यूअर्स भी भरा जाते हैं। और वूजी उसका शुक्रिया कर रही होती है क्योंकि उसने उसकी मदद कर दी, उसने उसकी बात मान ली। और मन में सोचते हुए कहने लगता है थैंक यू। क्या थैंक यू वर्ड काफी है? और हवाएं जोर जोर से चल रही होती हैं। और तभी पूछने लगता है कि लॉर्ड ऑफ पॉइजनस स्नेक का क्या हुआ। तभी वूजी उसे एक्सप्लेन करने लगती है और उससे कहने लगते है कि मैंने भले ही स्टोरी को बदलने की कोशिश की लेकिन मैं फिर भी पॉइजन हो गई। मुझे लगता है कि वहाँ पर जो छोटे मोटे इवेंट्स है तुम बदलने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे, तो आगे से नहीं ट्राई करो तो बेटर रहेगा। तभी वो चिंता करते हुए उससे पूछने लगता है वूजी से, पॉइजन क्या तुम ठीक हो, कहीं पे चोट तो नहीं लगी तुम्हें? तभी वूजी जब ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा इमोशन से भर जाती है और उससे कहने लगती है नहीं मुझे कोई ज्यादा चोट नहीं है और मैंने उस पॉइजन को ऑलरेडी ठीक कर लिया है। और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मुझसे ये इस तरीके के क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पूछे, यहाँ तक कि मेरे सेक्ट वालों ने भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे सबसे ज्यादा लॉयल एल्डर्स और मेरे स्टूडेंट्स ने भी नहीं। भले इसने इस चीज को लिखा हो या ना लिखा हो लेकिन एक कैरेक्टर की खुद की इच्छा होती है खुद। लेकिन मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा इस बारे में क्योंकि उन सभी को पता है कि मैं उनके सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल मैट्रिच हूँ। वह लोग ये सोचते हैं कि मैं हर परेशानी को झेल सकती हूँ आसानी से। और तभी वे मन में सोचते हुए यही कहने लगती है अपने एमसी की तरफ देखते हुए, कहीं जी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता कि इसने मुझे बस क्रिएट किया है और इसलिए इसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरा ख्याल रखे, या फिर मुझे बस एक नॉर्मल वूमन की तरह ट्रीट कर रहा है। ये वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। इसको देखकर महसूस करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे लिए कोई बुरा महसूस कर रहा हो और ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन फिर भी ये मुझे काफी ज्यादा वार्म महसूस कराती है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो वूजी से कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो भी इवेंट में लिखूंगा उसे कोई भी नहीं बदल सकता और वही तुम्हारी किस्मत है। अगर मैं इस स्टोरी में यह लिखता कि जो पॉइजनस स्नेक है वो तुम्हारे हाथों से मारा गया, ना कि ये कि वो तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गया, तो वो शायद मर गया होता अभी तक। तभी वूजी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों लगा कि वो अपनी जान बचाकर भाग गया। तभी वो एक्सप्लेन करने लगता है, उसे बताने लगता है कि अगर इस तरीके का विलन्स का इस्तेमाल तुम नहीं करोगे तो कब करोगे। इन तरीके जो विलन है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाने में मदद करने के लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम उन्हें इतना जल्दी मार दोगे तो तुम्हें एक और विलन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी और बहुत ज्यादा भाई बहुत बोरिंग काम है।
और उसकी एक्सप्रेशन को जब देखने लगता है तो कहने लगता है इसकी एक्सप्रेशन पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खुली खुली है। ये बात सुनने के बाद बूजी उससे कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि तुम हमारे फेट को, हमारी किस्मत को कंट्रोल करने में लगी हुए हो। क्या तुम इस बात को लेकर प्राउड नहीं हो, घमंड नहीं दिखाते हो? तभी वो हमारा एमसीयू से बताने लगता है, उससे कहने लगता है कि भले ही मैं तुम्हारे वर्ल्ड के किस्मत को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन बात करें बड़े बड़े स्केल तक की तो वो नहीं। एग्जाम्पल के तौर के लिए मानो मुझे नहीं पता कि जो मैंने कंटेंट लिखा है उसके अलावा लोग क्या करते हैं, और मेरी जो बुक है वो फ्लॉप होगी या सक्सेस, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। और वो सिर्फ बूजी को देखे जा रहा होता है और कहने लगता है कि हम दोनों का मिलना इस तरीके से एक किस्मत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस किस्मत को कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो खांसते हुए उससे कहने लगता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था पहले। तभी वो भी शर्मा जाती है और कहने लगती है, क्या मैं तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड्स को इस रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? मुझे एक भी कल्टीवेशन मेथड के बारे में नहीं पता है, और सारी की सारी जो बुक्स हैं वो मैंने बस अपने इच्छा अनुसार बना दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि सारी की सारी बुक्स तुम्हारे लिए काम करती हैं। क्या मैं खुद के लिए एक कल्टीवेशन बुक क्रिएट कर सकता हूँ? तभी बूजी मान जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ इसके बारे में। अगर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ तो मुझे लगता है तुम भी कल्टिवेट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इस वर्ल्ड की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा थिन है। भले तुम यहाँ पर कल्टिवेट करोगे भी तो तुम्हारी लेकिन जो प्रोसेस है वो वाकई बहुत ज्यादा स्लो होगी। तभी वह मन में सोचते उससे पूछ ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है बूजी से कि शायद जो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थे ना, इसी कारण जी मुझे ओवर पावर्ड बनने से रोक रही है। तभी बूजी उससे कहने लगते कि तुम इतनी ज्यादा स्टोरीज को लिखने में लगे हो, क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है कि तुम भी किसी की बुक की स्टोरी हो सकते हो और कभी भी तुम्हारे पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है? इस बात को लेकर वो कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहता और वो कहने लगता है क्यों ना हम अभी जल्दी से जल्द स्टार्ट करें कल्टीवेट करना। और तभी वो उसके माथे पर उंगली रखते हैं, वो किससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें डायरेक्टली इस कल्टीवेशन मेथड तुम्हारे दिमाग में भेजती हूँ। और उससे पूछने लगती है क्या तुमने भी यही आइडिया लिखा है क्या? तभी ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि वो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो मेरे बस नॉनसेंस लिखा था और कुछ नहीं, और वहाँ की जितनी भी मेथड्स है वो मैंने यहाँ के रियल वर्ल्ड के कुछ स्क्रिप्चर से कॉपी करके डाला है। इस बात को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है और उससे कहने लगती है कि इस वर्ल्ड के स्क्रिप्चर मैं देखना चाहती हूँ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने इतना ज्यादा मटेरियल है वो खरीदा था और सारा का सारा मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, तुम जब चाहो उसे पढ़ सकती हो, और उसके जो साइज है वो वाकई में बहुत ज्यादा गीगाबाइट में। ये बात सुनने के बाद वो जी उससे कहने लगते है कि ये सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो मटेरियल वाकई में बहुत ज्यादा है, और उससे कहने लगते है कि जो मेंटल टेक्निक अभी मैंने तुम्हारे दिमाग में डाली है उसको तुम कल्टीवेट कर सकते हो और उस एनर्जी के इस जो आसपास तुम्हारे एनर्जी है उसे सर्कुलेट करो अपनी बॉडी में, और तुम्हें कुछ भी हो जाए इस मेथड को अच्छी तरीके से याद रखना होगा। यहाँ तक कि थोड़ी सी भी दिक्कत और थोड़ा सा भी इशू तुम्हारे लिए परेशानी बड़ी हो सकती है, इस बात को तुम हमेशा याद रखना। और एक बात याद रखना कि हमारे कल्टीवेशन का जो हमारे सेक्ट की जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं वो हमेशा अच्छाई पे लेकर बनाई गई हैं, और वो उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। ये बात सुनने के बाद, इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद वो कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, आखिरकार जो 12 सूत्र कहाँ है और मैं अपनी एनर्जी को किस तरीके से सर्कुलेट करूँ? ये बात सुनने के बाद वो मन में सोचते कहने लगते कि जिस तुमने लिखी थी कि हम लोग 12 सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और उससे कहने लगते सारी सारी कहानी तुमने लिखी है और तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, और अब ये सब तुम मुझसे पूछ रहे हो, अब तुम मुझे इस बात को लेकर कंप्लेन मत करना कि मैं बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हूँ और तुम्हें बुली करने में लगी हूँ। ये बात सुनने के बाद कोई भी तुम्हें हिट करता कहाँ है अभी बताती हूँ, ले भाई दे दनादन उसको पीटने लगती है उस गॉड को। ये बात देखने के बाद वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई बहुत अजीब बात है कि मुझे इतनी ज्यादा पीटने में लगी हुई है, लेकिन जो चोट है वो इतनी ज्यादा नहीं लग रही मुझे, और इसकी जो स्मेल है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, साला ठरकी कहीं का। और इस वक्त बूजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और नाराज होते हुए उसकी तरफ देखती है, सामने देखती है कि जो कपड़े उसने पहले पहन रखे थे वहां पर सूखने में लगे हुए हैं। इसको देखने के बाद वो काफी शौक से भर जाती है, और जब वह अपने कपड़ों को इस तरह से देखती है तो उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है शर्म के मारे, और कह रही होती है मन में सोचती है कि आखिरकार ये चीज कैसे हो गई। जब मैंने इस दुनिया को छोड़कर गई थी, आई मीन अपने वर्ल्ड में, बुक के वर्ल्ड में, तब मेरे सारे कपड़े यहीं पर रुक गए थे। मुझे नहीं पता इसने मेरे कपड़ों के साथ किया, लेकिन मैं इसे ये पूछ भी तो नहीं सकती शर्म के मारे, इसने बस डायरेक्टली मेरे कपड़े छुए, धो दिए और सुखा दिए। तो आखिरकार मैं ऐसे बंदे को कैसे पीट सकती हूँ जो कि मुझ पर इतना ज्यादा दया दिखाने में लगा हुआ और मुझसे इतना ज्यादा काइंड है। और वो उससे कहने लगता है कि आगे चलकर फ्यूचर में मेरे कपड़े धोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं अपने कपड़े खुद धोऊंगी। ये बात सुनने के बाद वो कंफ्यूज होता है और एकदम से शॉक होता है, मन में सोचते क्या लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये इतनी ज्यादा गुस्सा इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्टॉकिंग्स है वो खराब हो गए। इस सीन को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि मैंने इसके साथ कुछ गंदा हरकतें कर दी हैं कपड़े को लेकर। हाँ, सबको यही लग रहा है। खैर मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ जो बूजी होती है मन में सोचते कह रही होती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये किसी फेटिस के साथ कोई बुढ़ा आदमी हो जो सिर्फ अपनी ठरकी वाली हरकतों को पूरा करना चाहता हो। ये बात जब महसूस करने लगता है वो आग से बुझाने लगती है, गुस्से के मारे भड़कने लगती है। ये बात जानने के बाद एमजी मन में सोचते क्या लगता है खत्म भाई, लगता है कि इसने गलत फहमी पाल रखी है और ये मुझे फिर से पीटने वाली है। और जब बूजी उसको देखती है तो वो एकदम शौक से भर जाता है, और तभी जब बूजी उसे देखती है तो मन में सोचते कहने लगते कि एक लड़का लड़की एक कमरे में, आई मीन एक घर में अकेले रहने में लगे हुए हैं। तो ये बात भी सच है कि अगर मैं कि सब कुछ यहाँ पर ठीक ही रहेगा, जब तक मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर है तब तक सब कुछ ठीक है। और तभी वो अपने एमसी के पास जाती है और उससे कहने लगते कि अगली बार से मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने सारे के सारे
बड़े कपड़े डिजाइन कर लूंगी। और लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था, तो अब मैंने सोच लिया है, तो तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उस वक्त पैसे भी बच गए होते अगर मैंने सोचा होता, लेकिन वो मना करने लगता है और कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि तुमने पहले इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं था। असलियत यह है कि तुम इस रियल वर्ल्ड के बारे में थोड़ा और एंजॉय करना चाहती थी और पता लगाना चाहती थी कि क्या है। तो आखिरकार तुम इल्यूजन का इस्तेमाल क्यों करो, असली चीज का इस्तेमाल करो ना। और तो और मेरी बुक की जो फी है, पैसे हैं, वो मेरे अकाउंट में आज आ चुके हैं और मेरी मंथली इनकम को लेकर आराम से हम लोग अपना खर्चा चला सकते हैं। और तुम्हें इतनी जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है मुझे पैसे देने की। ये बात सुनने के बाद बूजी अपने मुंह फेरती है गुस्से में। आई मीन क्यूट वाले गुस्सा, वो वाला गुस्सा नहीं पीटने वाला। अब समझ जाए कौन से गुस्से की बात कर रहा। गुस्से में अपना मुंह फेरती है और उससे कहने लगती है, तुम बस ये सब इसलिए कहने में लगे हुए हो ताकि तुम मेरे कपड़ों का इस्तेमाल अपनी गंदी गंदी हरकतें पूरा करने के लिए कर सको। ये बात सुनने के बाद वो भड़क पड़ता है और गुस्से में कहने लगता है, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं कोई ठगी वगैरह हूँ? और मन में सोच तो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि अगर मुझे ऐसा क्यों फील होने में लगा हुआ है, लेकिन मैंने अभी भी ये फील किया है कि ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा रियल है इल्यूजन के मुकाबले में। जो कपड़े ये पहले छोड़ कर गई थी उसको देखकर मेरे मन में कुछ ऐसे ख्याल आए तो थे। दूसरी तरफ जो बूजी होती है मन में सोच तो कह रही होती है कि जो भी ये बंदा कहने में लगा हुआ है उसमें हाथ में सहज तो बनता है, लेकिन ये बस सोचने में थोड़ा अजीब लगता है ना। लेकिन इतने तो गुस्सा कैसे हो सकता है अचानक से? तभी हमारा एमसी उस तरफ देखता है और उससे कहने लगता है मन में सोचते हुए कि अच्छा हुआ कि ये जल्दी जल्दी लौट के आ गई है, जैसे कि ये किसी बिजनेस ट्रिप पर गई हो। मेरे लिए ये तो काफी अच्छा हुआ। और वो स्माइल करने लगता है। बूजी उसको देखती है, कहने लगती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो भाया? तभी बूजी मन में सोचते हुए कहने लगता है उसको इतनी क्यूट सी स्माइल को देखकर कि जब से ये वापस आई है इस बार, तब से ये और ज्यादा लवली और ज्यादा क्यूट हो गई है। और इसे जितना देखूं उतना ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी हेवन से फेरी निकल कर आ गई हो, कोई एंजल वगैरह। और इसी तरीके से वो उन कपड़ों को वापस से बदल लेती है। और जो बूजी होती है वो जब हमारे एमसी को घूरते हुए अपने आप को इस तरीके से देखती है तो कहने लगती है, तुम जैसे बंदे को तो किसी बुक का विलन होना चाहिए था। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं एक मैन कैरेक्टर भी तो हो सकता हूँ। आखिरकार प्रोटोगनिस्ट को छोड़कर सारे के सारे मैन विलन ही होते हैं। ये बात सुनने के बाद बूजी उससे कहने लगती है कि तुम्हारे द्वारा जो तुम्हारा कैरेक्टर चूतियान वो वाकई में बहुत अच्छी तरीके से तुमने डिजाइन किया है, लेकिन तुमसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करता है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो चूतियान है उसके दिल में तुम्हारे लिए अभी कोई ख्याल नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम वहां पर जाकर उसे गंदी तरीके से पीटो। ये बात सुनने के बाद बूजी मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ अजीज अजीज तरीके के ख्याल, तो अगर मैं तुम्हें पीट दूं तो चलेगा ना? तभी डायरेक्टली वो हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि मेरे जो स्टॉकिंग्स है वो पहले वाले खराब हो चुके हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और ज्यादा लेकर आओ नए वाले। और हमारा एमसी भाई कतई अपनी आंखें सेकने में लगा हुआ होता है और कहने लगता है कि जिस तरीके से अपने कपड़ों को ट्रांसफॉर्म करती है ये वाकई बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है इन कपड़ों में। लेकिन इस लड़की को अभी तक ये बात नहीं पता हुआ है कि हमारे वर्ल्ड में इस तरीके जब कोई कपड़े पहनते हैं तो ये वाकई में किसी, समझ जाओ क्या कर रहे हो। वो सब होगी सभी सिर्फ आंखें सीखेंगे अपनी, और कुछ नहीं। और जब इस तरीके की हरकतें देखती है तो बूजी वहां से हटती है और उससे कहती है, अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, अब जल्दी से अपने पैरों को क्रॉस कर यहाँ पर बैठ जाओ और अपनी स्पिरिचुअल विन को दिखाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही दिन है जैसे तुम अपने दिल से उसको सीखना होगा। अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हें इतना गंदा पीटूंगी ना, इतना गंदा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। और जब वो उस पोजीशन को बैठ जाता है तो वो काफी ज्यादा कठिनाइयां महसूस करने लगता है और कहने लगता है, खत्म भाई, मेरी लाइफ खत्म, अब ये मुझे पीटने वाली है, मैं ढंग से इस पोजीशन में भी नहीं बैठ पा रहा। और तभी बूजी उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि ये शायद इस तरफ होना चाहिए था, यहाँ कहीं। और जब दोनों के दोनों नजदीक आते हैं तो भाई साहब जो मौसम होता है ना वो कुछ और अलग ही होता है। लेकिन उसका ध्यान जब भटकता है तो बूजी उसके सर पर जोर से दे मारती है और उससे कहने लगता है कि तुम उल्टा सीधा क्या सोचने में लगे हो भाई। और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि इसके बाद मैं तुम्हारी विंस की तरफ देखूंगा, सही कहा। तभी बूजी उससे कहने लगती है कि इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि हम लोग एक दूसरे का एक एक करके बारी बारी चेक कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी में पेन चालू हो जाता है और वो सरप्राइज हो जाता है इस बात को देखने के बाद, क्योंकि जो बूजी होती है उसने कंधे पर सिर्फ अपनी एक उंगली रखी हुई होती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हारी बॉडी दिखने में तो अच्छी है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैंने तो बस अपनी एक उंगली रखी है और तुम्हारी बॉडी में इतना ज्यादा पेन महसूस हो रहा है, जिससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर के ऑर्गन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये एक राइटर के लिए कॉमन बात है। तभी बूजी हमारे एमसी को सलाह देती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कल्टीवेट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम सबसे पहले अपनी बॉडी को तैयार करो। तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से खाली हो रखी, जब इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती होती है ना, धुलती है ना अच्छी तरीके से, तो उसे बहुत बुरा लगता है। और जब वो खाली वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, एम्प्टी है तुम्हारी बॉडी, तो इसका जो फील आता है ना वो अलग ही जाता है। इसको देखने के बाद वो कहने लगता है, क्या तुम इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो? प्लीज मेरे खिलाफ मत करो इस वर्ड का इस्तेमाल यार। और बूजी भी देखने लगती है और जब घूरने लगती है तो वो काफी डर जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही और अभी से अपनी बॉडी को ट्रेन करना चालू कर देता हूँ, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बूजी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है, कम से कम तुम्हारे पास इतना दिमाग तो है, तुम समझ तो सकते हो सिचुएशन के बारे में। और तभी वहाँ पर खाने की बारी आती है जहाँ पर दोनों के मुंह में पानी आने लगता है खाना देखने के बाद। और बूजी उससे कहने लगती है कि तुम्हारा सिर्फ एक्सरसाइज करना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, तुम्हारे खाना पीने का जो ढंग है वो सब भी तुम्हें बदलना होगा। अगर तुमने खाना छोड़ दिया और 7 से 9 के बीच में तुमने नहीं खाया तो तुम्हारा पेट की जो हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी।
और रात भर तुम अगर इस तरीके से जगते रहे तो तुम्हारा लीवर भी खराब हो सकता है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम एक कल्टीवेटर हो, कल्टीवेटर को खाने पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, ना ही सोने की। तभी वूजी उससे कहने लगती है कि जो कल्टीवेशन है वो इमोर्टल बनने के लिए नहीं था। तो आखिरकार सीधी सी बात है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, जो ऑर्डिनरी पीपल करते हैं ना वो इमोर्टल, जो ऑर्डिनरी पीपल ना कर सके वो इमोर्टल कर सके, इसलिए तो हम कल्टीवेट करते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी भी कहने लगता है इस बात में सेंस तो है, और वूजी से कहता है इसका मतलब ये हुआ कि मैं आज से तुम्हें मास्टर कहकर बुलाऊं क्या। तभी वूजी भी उसे चिढ़ाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी तुम्हें क्रिएटर कोड कहकर बुलाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी तो खुश होता है और उससे कहने लगता है खैर जो इंसान सुनना चाहता है वही सुन रहे, और ये काफी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही वूजी सुनती है तो थप्पड़ मारते खींच के, और वापस उसे सुझाने के बाद उससे कहने लगती है और तैयार होते हुए जाने लगती है और कहती है कि अगर हम लोग घर पर खाना बनाते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा हुआ, काफी ज्यादा उसकी हेल्थ भी रहती है और काफी सस्ता भी पड़ता है। अगर तुम वाकई में इतने ज्यादा रिच नहीं हो तो घर पर खाना क्यों नहीं बनाते और बाहर क्यों खाते, क्या हम दोनों के वर्ल्ड का ये डिफरेंट हो सकता है। तभी एमसी उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है खैर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में काफी ज्यादा बहुत ज्यादा आलसी लोग बहुत लाइक मेरे जैसे। और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें पता है कि किस तरीके से खाना बनाया जाता था। मैंने तुम्हारे इस बात के इस जर्नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है जैसे तुमने कल्टीवेट स्टार्ट किया है। तभी वूजी उससे कहने लगती है कि तुमने भले ही इसको लिखा नहीं है लेकिन कभी ना कभी इसके बारे में तुमने सोचा तो जरूर होगा। और तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरी सेटिंग जिस तरीके से मैंने वूजी की सेटिंग की थी उसके अनुसार वो किचन और अपने रूम में कभी भी आ जा सकती है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता ही होगा। तभी वूजी उससे कहने लगती है अब भले ही तुम्हें पता हो तो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये जो घर है वो पूरा पूरा रेंट पे लिया हुआ है ना, और वो एकदम ये बात सुनने के बाद शौक हो जाती है और वो सारा का सारा सामान खरीदने के लिए उससे कहने लगती है। और तभी हमारा एमसी भी उससे कहने लगता है कि हमें यहाँ पर लकड़ियों जलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे पास गैस के सामान, मैं अभी जल्दी से जाता हूँ सुपरमार्केट में और खाना कुछ खरीद कर लेकर आता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो वूजी होती है वैसे ही बहुत ज्यादा क्यूट वाला गुस्सा कर रही होती है, उससे कहने लगते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए सॉक्स भी खरीद कर लाना। तभी हमारा एमसी भी उसका पीछे करते हैं, उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तुम बंडल खरीदना ना एक साथ, और वो उस मार्केट पर खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं और वो लेस इस वर्जन का बारे में सर्च करने लगता है। खैर वूजी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो व्हाइट कलर का खरीदता है। इस बार दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अजीब चल रहा है। तभी वूजी की नजर किसी चीज पर जाती है जिसको देखकर वो थोड़ा सपरा जाती है और उसके बारे में छानबीन करने लगती है। तभी हमारा एमसी आता है, उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये चीज चाहिए, आखिरकार हम इसे आसानी से खरीद सकते हैं। तभी वूजी टोटली कंफ्यूज होती है उनको ड्रेसअप को लेकर और कहने लगती है एक बात मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ के जो कपड़े हैं लड़के लड़कियों के वो एक जैसे क्यों हैं। तभी हमारा एमसी उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे सेक्टर में कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है क्या, इसलिए यहाँ पर भी यहाँ के लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये नेचुरल बात है, जो कि एक ही रूम में रहते हैं वो लोग तो। और तभी मन में सोचते कहने लगता है इस चीज को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं 10,000 ईयर ओल्ड मैन को बेवकूफ बनाने में लगा हूँ। और उसकी निगाहें और उसके एक्सप्रेशन को ठीक नहीं लग रहे होते वूजी को, और वो बात को खैर मान जाती है। और तभी हमारा एमसी एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है उस वर्कर से कि मैं इन 2 पेयर्स को भी खरीदना चाहूंगा। और तभी वे नाइट ड्रेस खरीद लेते और जो वर्कर होती है वो तारीफ करते हुए कह रही होती है कि तुमने पास वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा टैलेंट है कपड़े खरीदने का, ये जो चीज है वो अभी भी सेल पर है। तभी वूजी जब उस कपड़े को देखती है तो कहने लगती है कि जो अभी भी इसने कपड़े खरीदे हैं वो एक जैसे क्यों दिख रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा मैजेस्टिक हूँ, बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता और मैं एक इमॉर्टल हूँ, तो मैं सच में लगता है कि मैं इस तरीके की क्यूट सी दिखने वाली चीज को पहनूंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है कि जो एमसी होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है इसको लेकर, और उसका जो खुशी का लेवल होता है उसका कोई नाप ही नहीं सकता भाई। और इतनी ज्यादा खुशी जब एमसी की देखती है तो मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कपड़े खरीदने के लिए पैसे कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे पैसे कमाना चालू कर देना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को कमेंट कर जरूर बताना और अपनी राय जरूर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।